गुड इवनिंग बच्चों। मैं आपकी केमिस्ट्री टीचर मंजली अग्रवाल आपको अम्ल, क्षारक और लवण पर पढ़ा रही हूँ। इसके पहले हम आपको अम्ल के बारे में बता चुके हैं, तो एक बार रिवाइज कर देते हैं। अम्ल क्या होते हैं? अम्ल क्या होते हैं? अम्ल वे यौगिक होते हैं जो कि जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। जैसा कि हमने आपको इसके पहले बताया था कि अम्ल क्या होते हैं। अम्ल जो कि एक एग्जाम्पल से फिर से रिवाइज कर देते हैं। जैसे ये तुम्हारा HCl है, इसका जब जलीय विलयन बनाएंगे तो ये क्या देगा? हाइड्रोजन धन आयन देगा और क्लोरीन माइनस आयन देगा। इसी तरह और एक एग्जाम्पल लेते हैं H2SO4 का। H2SO4 का अगर एग्जाम्पल लेते हैं तो H2SO4 भी क्या देगा जलीय विलयन में? हाइड्रोजन आयन और SO4 H2SO4 की अगर हम बात करते हैं, H2SO4 का नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड इसके जलीय विलयन में भी हमको क्या मिल रहा है? हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन धन आयन और सल्फेट ऋण आयन। SO4 के ऊपर -2 होता है और ये हाइड्रोजन के पास +1 होता है चार्ज। तो ये देख रही हो, यहाँ पर भी तुमको क्या मिल रहा है? हाइड्रोजन आयन मिल रहा है। HCl से भी तुमको हाइड्रोजन आयन मिला था। अगर हम एसिटिक एसिड की बात करें, एसिटिक एसिड का फार्मूला होता है CH3COOH। ये भी डिसोसिएट होकर जलीय विलयन में हमको क्या देगा? एसीटेट आयन, एसीटेट ऋण आयन और हाइड्रोजन आयन। तो ये भी तुम्हारा क्या है? एक एसिड है। तो हम देख रहे हैं कि जो हमें क्या दे रहा है? हाइड्रोजन धन आयन देता है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है अम्ल कहलाता है। हाइड्रोजन धन आयन देता है तो वो अम्ल कहलाता है। इसी तरह क्षार होते हैं। क्षार वे यौगिक होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। क्या देते हैं? हाइड्रोक्सिल आयन। हाइड्रोक्सिल आयन मतलब ये यहाँ पर OH देगा ये तुमको। यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं: सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब देखते हैं कि ये तुम्हें कैसे हाइड्रोक्साइड आयन प्रोवाइड करते हैं। अगर हम NaOH की बात करें, तो ये अपने जलीय विलयन में तुमको देगा सोडियम धन आयन और OH ऋण आयन। ये इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरह अगर हम NH4OH की बात करें तो ये भी अपने जलीय विलयन में हमको क्या देगा? अमोनियम धन आयन और हाइड्रोक्सिल ऋण आयन। और अगर हम KOH की बात करें, इसका नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये भी हमको क्या देगा? पोटेशियम धन आयन और हाइड्रोक्सिल ऋण आयन। तो हम देख रहे हैं यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये हमें क्या दे रहा है? हाइड्रोक्सिल आयन प्रोवाइड कर रहा है। इस आधार पर हम इसको क्या कहते हैं? क्षारक बोलते हैं। इस आधार पर हमने इसका नाम दिया क्षारक मतलब इसको क्षारक की कैटेगरी में रखते हैं। अब क्षारक के अंदर एक और टर्म होता है क्षार। तो हम किसको कहेंगे कि ये क्षार है? तो जो भी क्षारक जल में विलय होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। लेकिन एक बात ये निश्चित है कि जितने भी क्षार हैं वो सबकी सब क्षारक तो होंगे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो क्षारक है वो प्रत्येक क्षारक जो है क्षार भी हो। तो जितने भी क्षार हैं वो सबके सब क्षारक होंगे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो सारे के सारे क्षारक हैं उनको हम क्षार कहें। जो सभी क्षार क्या हैं? जल में विलय होकर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। अब हम
क्षारों की विशेषताएं पढ़ेंगे। क्षार क्या होती है, क्षार की विशेषता, क्षार की गुण। क्षार के सामान्य गुण। सामान्य गुण क्या होते हैं क्षार के? प्रबल क्षार अम्लों की ही भांति क्या होते हैं, कोरेशी होते हैं। कोरेशी मतलब ये जहाँ पर भी पड़ेंगे वहाँ पर ये कुछ ना कुछ डैमेज कर देंगे। जो क्षार होते हैं अम्ल की ही तरह कुछ ना कुछ ये डैमेज कर देंगे। अगर लकड़ी पर पड़ रहे हैं, कागज़ पर, कपड़े पर, थर्माकोल पर, त्वचा पर, कहीं पर भी अगर ये पड़ते हैं तो अगर थोड़ी सी भी एक ड्रॉप भी गिर गई, कुछ गिर गया तो वहाँ पर ये कुछ ना कुछ नष्ट कर देते हैं। तो ये जो नष्ट करने की प्रवृत्ति होती है इसको कहते हैं संचारी प्रवृत्ति, और इनको कहते हैं संचारक। लेकिन ये जो है प्रबल अम्ल की तुलना में, प्रबल क्षार प्रबल अम्ल की तुलना में कम संचारक होते हैं। इनका स्वाद कैसा होता है, तीखा होता है और जलन उत्पन्न करने वाला होता है। क्योंकि ये हानिकारक होते हैं इसलिए इसको कभी भी हमें चख कर नहीं देखना चाहिए। इसको अगर हमें किसी भी तरह इसको हमें पता करना है ये क्षार है अथवा अम्ल है अथवा कोई और पदार्थ है, तो इसके लिए हमें दूसरे इंडिकेटर का इस्तेमाल करना है, ना कि चखना है। और अभी हमने बताया था कि जितने भी क्षार होते हैं वे सब के सब जल में विलय होते हैं। हम यहाँ पर क्षार की बात कर रहे हैं। क्षार जो है लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। जैसे कि अम्ल में क्या होता था, नीला लिटमस लाल हो जाता था, क्षार में क्या होता है, लाल लिटमस नीला हो जाता है। क्षार या अम्ल को पहचानने के लिए एक दूसरे इंडिकेटर का भी इस्तेमाल होता है, फिनैप्थलीन। फिनैप्थलीन क्षार के साथ क्या करते हैं, गुलाबी रंग देते हैं। क्षार जो है फिनैप्थलीन जो है क्षार के संग गुलाबी रंग देते हैं। और ये छूने में कैसे होते हैं, थोड़े से साबुन जैसे, हम साबुन को छूते हैं तो जैसे चिपचिपा लगता है, उसी तरह क्षार भी कैसे लगते हैं, थोड़े चिपचिपे से लगते हैं। अब हम चलते हैं क्षारों की रासायनिक गुण के बारे में जानेंगे। तो पहला हमने जो रिएक्शन दिखाया है वसा के साथ अपक्रिया। वसा के साथ अपक्रिया, इसका तुम्हें एक एग्जाम्पल हम बताते हैं कि जैसे कभी कभी क्या होता है, जो तेल होता है, तेल में अगर हम कभी साबुन कोई थोड़ा सा जैसे लगता है तो थोड़ा सा कैसा होता है, थोड़ा सा चिकट सा जाता है, अजीब सा थोड़ा सा चिकट्टापन सा आ जाता है। तो वहाँ पर क्या होता है, जो तुम्हारा जो तुम्हारा जो ये कपड़ा धोने वाला जो साबुन होता है उसकी प्रवृत्ति कैसी होती है, क्षारीय प्रवृत्ति होती है। कैसी होती है, क्षारीय प्रवृत्ति होती है। तो जब उसमें हम कोई ऑयली जैसे कोई ऑयल पड़ गया या हाथ थोड़ा सा हमने, अगर मान लो हमारे हाथ कुछ ऑयली पदार्थ हमारे हाथ में लगा हुआ है और हम अगर धोते हैं, कपड़े धोने वाली कपड़े उससे धोते हैं तो थोड़ा सा हमारा हाथ थोड़ा सा पहले चिकट सा जाएगा, उसके बाद जब हम दोबारा लगाते हैं तो साफ़ होता है। तो वही चीज़ यहाँ पर होती है कि जब ये क्षार होते हैं ये क्या करते हैं, अगर तेल या वसा के साथ मिलकर ये क्या बना लेते हैं, थोड़ा सा ये साबुन बनाते हैं। इस रिएक्शन को हम करके दिखाते हैं, तुम्हें समझाते हैं कैसे होती है। ये तुम्हारा एक वसा का फार्मूला है और इसने किसके साथ रिएक्शन किया, NaOH के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, जब ये NaOH के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, साबुन बनाता है। तो साबुन का फार्मूला होता है, एक जनरल फार्मूला हम बता रहे हैं,
ये एक साबुन बनेगा, 3 मॉलिक्यूल थे। तो और क्या बनेगा, इसके अलावा क्या बच गया था, ये तुम्हारा ये ग्लिसरॉल, क्या बना लेंगे, ग्लिसरॉल CH2OH, CHOH और CH2OH, ये तुम्हारा क्या बना, ग्लिसरॉल। ये है क्षार। क्या करते हैं, ये तुम्हारा ये वसा का फार्मूला है CH2OCOR, CHOCOR, CH2OCOR। ये तुम्हारा एक वसा का फार्मूला है जो कि क्षार NaOH से रिएक्शन करके क्या बना लेता है, ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल का फार्मूला है CH2OH, CHOH, CH2OH। ये ग्लिसरॉल का फार्मूला है। इसके अलावा क्या बना लेता है, साबुन। साबुन का जनरल फार्मूला है RCOONA। तो जो हमारा क्या बोलते हैं, जो साबुन होता है, जो हम नहाने वाले साबुन का इस्तेमाल करते हैं, वो साबुन कहलाता है। और जो कपड़े धोने के लिए जो इस्तेमाल हम साबुन करते हैं, उसको हम साइंस में डिटर्जेंट बोलते हैं। और यहाँ पर साबुन से मतलब जो नहाने वाला साबुन होता है उससे मतलब होता है। और डिटर्जेंट किसको बोलते हैं, जो कपड़े धोने वाले साबुन को हम डिटर्जेंट बोलते हैं। तो जो ये और जो कपड़े धोने वाला साबुन होता है, उसकी प्रवृत्ति कैसी होती है, क्षारीय होती है। उसकी प्रवृत्ति क्षारीय होती है, मतलब उसमें OH प्रेजेंट होता है, OH प्रेजेंट होता है। तो तुम्हारा यहाँ पर जो क्षार है वो वसा के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेता है, ग्लिसरॉल और साबुन बना लेता है। दूसरी रिएक्शन किसके है, अम्लों। दूसरी रिएक्शन है अम्लों के साथ रिएक्शन। तो ये रिएक्शन हमने पहले बताया था कि जितने भी क्षार है ये अम्ल के साथ रिएक्शन करके एक लवण बना लेंगे, और एक मॉलिक्यूल लवण का बना लेंगे, सॉल्ट बना लेंगे, और एक मॉलिक्यूल हमारा वाटर का बना लेंगे। अब क्योंकि यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है अम्ल और क्षार का, अम्ल और क्षार मिलकर एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, इसलिए इस रिएक्शन का नाम है उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन। उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन। यहाँ पर हम एक अम्ल और एक क्षार ले रहे हैं, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक क्षार है, और इसकी रिएक्शन हो रही है एक अम्ल से। तो ये क्या बना लेंगे, एक सॉल्ट बना लेंगे, NaCl। ये Na, इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड का Na, और ये हाइड्रोक्लोरिक का क्लोरीन मिलकर क्या बना लिया, NaCl, जो कि क्या है, एक सॉल्ट है। इसका नाम है सोडियम क्लोराइड। इसके अलावा ये इसका हाइड्रोजन आयन और इसका हाइड्रोक्सिल आयन मिलकर बना लिया वाटर का एक मॉलिक्यूल। ये तुम्हारा एक जल का मॉलिक्यूल बना और एक सॉल्ट का मॉलिक्यूल बना। तो इस तरह हमने देखा कि यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है, इसलिए इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। अभी तुमने पढ़ा अम्ल की क्षार के साथ रिएक्शन। जब अम्ल जो है क्षार के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, एक लवण बनता है, और एक दूसरा मॉलिक्यूल किसका बनता है, वाटर का बनता है। ये एग्जाम्पल हमने अभी तुमको समझाया। अब हम तीसरा गुण जो पढ़ेंगे, धातुओं के साथ अपक्रिया। क्षार की धातुओं के साथ रिएक्शन, मतलब सभी जो क्षार होते हैं सभी धातुओं के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, लेकिन कुछ धातुओं के साथ रिएक्शन करते हैं। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है जिंक का। जिंक की NaOH के साथ रिएक्शन। जनरली क्षार जो है धातु के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेते हैं, लवण बनाते हैं, एक सॉल्ट बनाते हैं। लवण को इंग्लिश में सॉल्ट बोलते हैं। एक सॉल्ट का मॉलिक्यूल बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमने एक क्या लिया है, एक क्षार लिया है।
क्षार में हमने NaOH लिया है। ये क्या इसकी रिएक्शन हमने किससे कराई, जिंक के साथ। तो एक लवण बना लेता है Na2ZnO2। इसका नाम है सोडियम जिंकेट। इसका नाम है सोडियम जिंकेट। ये बना लेता है जिंकेट। और एक मॉलिक्यूल किसका निकलता है, हाइड्रोजन गैस का। तो ये तुम्हारी हो गई क्षार के रिएक्शन धातुओं के साथ। चौथा गुण देखते हैं क्या है। अधात्विक ऑक्साइडों के साथ अपक्रिया। क्षारक की अधात्विक ऑक्साइडों के साथ अपक्रिया। तो अधातु ऑक्साइड क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जाम्पल लिया है। ये क्षारक के साथ अपक्रिया करके क्या बना लेते हैं, एक सॉल्ट यानी लवण और जल बनाते हैं। यहाँ पर हमने कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जाम्पल लिया है। कार्बन डाइऑक्साइड एक अधात्विक ऑक्साइड है। अधात्विक ऑक्साइड क्यों कहेंगे, हमने जैसे कि धातु और अधातु के बारे में क्लास 9th में पढ़ा था। तो या अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम डिटेल में तुम्हें धातु और अधातु समझाएं। इतना जान लो कि ये कार्बन क्या है, एक अधातु है। तो जब अधातु के साथ रिएक्शन होती है तो एक मॉलिक्यूल लवण का बनता है और एक मॉलिक्यूल जल का बनता है। अब कार्बन चूँकि अधातु है और इसका कॉम्बिनेशन ऑक्सीजन के साथ है, इसलिए इसे कहेंगे अधात्विक ऑक्साइड। अधात्विक। तो कार्बन डाइऑक्साइड की हमारी पहले रिएक्शन हो रही है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक जो कि एक क्षार है, और दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड की NaOH के संग रिएक्शन हो रही है जो कि ये भी एक क्षार है। कैसे रिएक्शन करता है ये देखो, यहाँ तुमने लिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसकी रिएक्शन हो रही है CO2 के साथ। तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट और दूसरा मॉलिक्यूल बनेगा वाटर का। तो ये तुम्हारा क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, एक लवण है, और ये वाटर का मॉलिक्यूल है, जानती होगी एक जल H2O वाटर का फार्मूला होता है। और दूसरा रिएक्शन हमने जो दिखाया है NaOH का CO2 के साथ, तो क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस वाटर मॉलिक्यूल। तो ये तुम्हारा चौथी प्रॉपर्टी हो गई क्षारक की। अब हम बात करेंगे कि क्षारक की अम्लता। अम्ल की क्षारकता होती है और क्षारक की अम्लता होती है। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि जो ये तुम्हारा जो क्षार है इसकी क्षारकता 1 है, 2 है, 3 है, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पर देखो, जितनी विस्थापनी की मतलब जब भी कोई तुम्हारा क्षार टूटता है, मतलब एक मॉलिक्यूल क्षार का जब टूटेगा, कम से कम एक मॉलिक्यूल टूटेगा तो कम से कम कितने OH आयन तुमको मिलेंगे। जैसे कि KOH टूटा तो तुम्हें अगर KOH का एक मॉलिक्यूल टूटता है तो हमें कितने हाइड्रोक्साइड आयन मिलते हैं, एक मिलता है। इसी तरह NaOH का टूटेगा तो एक मिलेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का टूटेगा तो एक मिलेगा। यदि ये जितने भी क्षार हैं इनकी अम्लता कितनी है, एक है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की, तो इसकी अम्लता 2 है, क्योंकि जब एक मॉलिक्यूल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का टूटेगा तो हमें कम से कम दो मॉलिक्यूल क्या मिलेगा, दो OH आयन मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम लिखकर समझा देते हैं। जैसे कि हम अगर NaOH की, यहाँ पर हमने एक मॉलिक्यूल NaOH का लिया है, ठीक, एक मॉलिक्यूल NaOH का लिया है, तो जब ये टूटेगा तो कम से कम हमको एक सोडियम आयन मिलेगा और एक OH आयन मिलेगा, सिर्फ ओनली 1। इसी तरह अगर कोई KOH टूटता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टूटता है, तो हमको एक पोटेशियम आयन मिलेगा और एक हाइड्रोक्सिल आयन मिलेगा।
तो इस तरह हम डिसाइड करते हैं ये सब क्या है, ये जो क्षार हैं इनकी अम्लता 1 है। इसी तरह अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है CaOH का ट्वाइस। तो जब ये टूटेगा तो हमको क्या मिलेगा, कैल्शियम कैल्शियम का एक आयन मिलेगा, कैल्शियम धन आयन मिलेगा एक मॉलिक्यूल, और OH के कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अम्लता कितनी है, 2 है। अगर हमसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अम्लता पूछे तो 2 है। इसी तरह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की अम्लता भी कितनी है, 2 है, क्योंकि इसके पास 2 हाइड्रोक्सिल आयन हमको मिलेंगे। जब ये टूटेगा तो मैग्नीशियम का एक आयन मिलेगा और हाइड्रोक्सिल के हाइड्रोक्सिल के दो मिलेंगे, हाइड्रोक्सिल आयन 2 मिलेंगे, तो इसकी अम्लता 2 है। इसी तरह अगर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है AlOH का थ्राइस। जब ये टूटेगा तो हमको 3 OH आयन मिलेंगे, एल्युमिनियम आयन और हाइड्रोक्साइड के 3 आयन मिलेंगे। तो इसकी एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की अम्लता 3 है। इस तरह हमने जितने भी क्षार थे उनकी अम्लता की बात कर ली।